गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। कल हमने किया था स्टार्ट ट्रांसपिरेशन, उसमें कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा की मूवमेंट की क्या क्रियाविधि होती है। स्टोमेटा के गति की क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो रंध्रीय गति होती है, स्टोमेटल मूवमेंट होती है, वो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी के समानुपाती होती है। रंध्रीय गति लिख सकते हैं, रंध्रीय गति को रंध्रीय गति प्रोपोर्शनल टू ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। रंध्रों का खुलना और बंद होना रंध्रीय गति कहलाता है। रंध्रीय गति का मतलब क्या होगा? जो स्टोमेटा होता है उनका ओपन होना, स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज्ड, खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? रंध्रीय गति। रंध्रीय गति मुख्य रूप से किस पे निर्भर करती है? मुख्य रूप से यह निर्भर करती है ऑस्मोटिक प्रेशर पे, लेकिन वर्तमान में यह डीपीडी पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब है जो गार्ड सेल के विलयन में सांद्रता बढ़ने पर ओपी बढ़ता है। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टोमेटल जो मूवमेंट है, रंध्रीय गति मुख्य रूप से ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करती है। और आज के टाइम में जो वर्तमान समय में इसको डीपीडी पर निर्भर करते हैं, ऐसा माना जाता है। डीपीडी पर निर्भर करती है। ठीक है, होता क्या है बेटा? इसका मतलब है गार्ड सेलियन में जो गार्ड सेल्स होती है, जो द्वार कोशिकाएं होती है, जो गार्ड सेल्स है, उनके अंदर विलयन की सांद्रता, विलयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता बढ़ने पर ओपी बढ़ता। अगर विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? ओपी बढ़ेगा। यानी कि इसके अंदर विलयन की सांद्रता और विलय की संख्या साथ साथ में बढ़ती है, तो इसका मतलब यहाँ पर विलय की संख्या भी बढ़ेगी। तो विलय की संख्या बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? इसके साथ साथ डीपीडी भी बढ़ेगा। मतलब गार्ड सेल्स के अंदर विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो विलय की संख्या भी बढ़ेगी। विलय की संख्या बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी भी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा? इससे क्या होगा? जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स में क्या होगा? गार्ड सेल्स में एंडो ऑस्मोसिस होगा। एंडो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम पहले वाले टॉपिक्स में, अगर नोट्स में हम पीछे जाके अगर हम देखेंगे पिछले वीडियोस को, तुम लोग वापस रिवाइज करना। ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और मैंने सब बताई थी, आप वापस देखिए। एंडो ऑस्मोसिस होगा, मतलब एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? एक बार वापस बताती हूँ। एंडो ऑस्मोसिस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में होता है, जल क्या होता है? जल सेल के अंदर प्रवेश करेगा। जल का गार्ड सेल के अंदर प्रवेश में प्रवेश कहलाएगा एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, और जैसे ही सेल इसमें प्रवेश होगा तो क्या होगा? ये सेल जो है वो कैसी हो जाएगी? टर्जिट, फूल जाएगी, स्फीत अवस्था में आ जाएगी। फूल जाना या स्फीत अवस्था में आ जाएगी, जिससे क्या होगा? हमारी स्टोमेटा जो रंध्र है वो खुल जाएंगे। अगर सेल फूल गई है तो क्या होगा? जल, जैसे ये सेल बंधी हुई है, जैसे फूलेगी तो क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो गया। ये स्टोमेटा मान लो क्लोज है, ये दोनों गार्ड सेल्स है, इसके ऊपर ये हमारी सब्सिडरी सेल्स है। ठीक है, ये इसका बीच का ये इसका पोर है। इसमें जैसे एंडोस्मोसिस हुआ, एंडोस्मोसिस होने के बाद में क्या होगा? जैसे ही एंडोस्मोसिस होता है, एंडोस्मोसिस से क्या होता है? जो द्वार कोशिकाएं फूल जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा स्टोमेटा ओपन।
ठीक है। और इसके विपरीत एक और होता है, ये तो होती है फर्स्ट स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, और दूसरा है इसके विपरीत होता है, क्या होता है इसके विपरीत गार्ड सेल्स के अंदर अगर विलियन की सांद्रता कम हो जाए, अगर विलियन की सांद्रता कम हो गई तो क्या होगा, वही उल्टा होगा वापस। अगर सांद्रता कम हुई तो ओपी भी कम हो जाएगा, ओपी भी कम हो गया, डीपीडी भी कम हो गया, डीपीडी भी कम हो गया, ओपी भी घटता है, डीपीडी भी घटता है, जिससे क्या होगा गार्ड सेल्स के अंदर, ये जो गार्ड सेल्स है इनके अंदर क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस से क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस की भी मैंने डेफिनेशन बताई थी, तुम पिछले वीडियोस को वापस पढ़ना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है। एक्सो ऑस्मोसिस होता है सेल से जल का गार्ड सेल से निकलना, गार्ड सेल से निकलना, वो क्या कहलाता है हमारा एक्सो ऑस्मोसिस। अगर किसी सेल में से जल निकलेगा तो क्या होगा, सेल कैसी हो जाएगी, सेल सलत अवस्था में आ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं फ्लैसिड या सलत, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाएगी जिससे क्या होगा, रंध्र कैसे हो जाएंगे, रंध्र वापस बंद हो जाएंगे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस से वापस, अगर एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है तो वापस ये मान लो क्लोज है स्टोमेटा और ये ओपन है, तो अगर ओपन स्टोमेटा में जैसे ही इनमें से वापस जल बाहर निकल जाएगा, जल जैसे ही बाहर निकलेगा एक्सो ऑस्मोसिस होगा, और एक्सो ऑस्मोसिस से वापस स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। रंध्र गति को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं हम इसके बारे में। रंध्र गति के कुछ सिद्धांत है बेटा, आप लोग मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। जब वीडियोस तुम पढ़ते हो तो एक बार समझिए, और उसके बाद में इन वीडियोस को तुम वापस नोट डाउन कर लीजिए, ये तुम्हारे अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और ये जो मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रही हूँ ये वापस क्लासेस में वापस रिपीट नहीं होगा। जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया वो कोर्स वहीं तक है। अब जब क्लासेस स्टार्ट होगी हमारी रेगुलर, जब कॉलेज आएंगे तो हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे, पीछे वाला वापस रिवीजन नहीं होगा। तो तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। फर्स्ट हाइपोथेसिस है हमारी, गार्ड हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी, गार्ड हाइपोथेसिस किसने दी थी, ये दी थी हमारी सेवेंडियर, साइंटिस्ट का नाम है सेवेंडियर एंड वॉन मोहल ने। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम याद रखना, कौन सी हाइपोथेसिस किसने दी थी ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसने क्या बताया था, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको, क्या बताया था इस साइंटिस्ट ने। इस साइंटिस्ट ने बताया था भाई कि भाई दिन के समय क्या होता है और रात के समय क्या होता है, इसके अलग अलग बताया था उसके। अगर दिन है तो दिन में क्या होगा और रात में क्या होगा। पहले हम बताते हैं दिन के बारे में, हम ये रे डायग्राम बना रहे हैं, तुम लोग भी अगर एक बार समझने के बाद वापस कॉपी में ये सब नोट साथ साथ में रजिस्टर में नोट डाउन करते रहिए। फर्स्ट इन गार्ड सेल, दिन के समय क्या होगा गार्ड सेल में, इन गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि हमने बताया था कि गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। कल हमने जब स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बताई थी तो हमने बताया था कि गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर, ग्लूकोज, जो क्या करेगा प्लांट्स के लिए एक तरह से प्लांट का फूड मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो क्या होगा, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर। और गार्ड सेल्स के अंदर जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा उसके अंदर, एंडो ऑस्मोसिस होगा। एंडो ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, सेल्स कैसी हो जाएगी, टर्जिडिटी हो जाएगी, टर्जिडिटी इन गार्ड सेल्स। जैसी गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, डे के अंदर क्या हुआ, डे के अंदर गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट बनता है इसमें प्रोडक्ट एज अ फूड मटेरियल। जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है गार्ड सेल्स के अंदर तो क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा।
गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्या होगा उसमें एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो क्या होगा, जो सेल्स है उनके अंदर टर्जिडिटी हो जाएगी, सेल जो गार्ड सेल्स है वो फूल जाएगी, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है। और नाइट के समय क्या होता है इन गार्ड सेल, नाइट के टाइम क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ये क्रॉस बना सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर का मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बना तो क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा इन गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स में ये कम हो गया तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। स्टोमेटा क्लोज और ओपन की डेफिनेशन के बारे में मैंने अभी बताया था। एक्सोस्मोसिस से क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। एक्सोस्मोसिस से क्या होता है, जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिडिटी हो जाती है, फ्लैसिड गार्ड सेल में गार्ड सेल सिकुड़ जाएगी, जिससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज्ड। स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है। एक बार वापस रिवाइज करती हूँ मैं। इस साइंटिस्ट ने, सैंडेवियर एंड वॉन मोहल ने नाइट में बताया था कि नाइट के टाइम क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही नहीं हुई तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा। ऑब्वियसली अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हमें पता है क्या होता है इसके अंदर, प्लांट्स क्या करते हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरमेंट में से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। देन इस रिएक्शन में क्या होता है, यूवी लाइट, सन रेज भी कह सकते हैं इसको, और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है उस पिगमेंट की प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ये ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं और कुछ वाटर को भी ये लिबरेट करते हैं। ठीक है, वाटर भी निकलता है। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये किस टाइम हो रहा है, यूवी लाइट किस टाइम होती है, डे में होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन डे में होगी, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमारी नाइट में हो ही नहीं रही है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, जिससे उनमें एक्सोस्मोसिस होगा। और एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या है, वाटर का सेल से बाहर निकलना, और सेल से अगर वाटर बाहर निकल गया तो क्या होगा, सेल फ्लैसिड फॉर्म में चली जाएगी, पूरी स्फीत हो जाएगी, सेल पूरी तरह से सलत हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है। और इसको हम फूली हुई भी बोल सकते हैं, सेल फूल जाएगी जिससे स्टोमेटा ओपन होता है, और सेल के सिकुड़ने से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ये तो साइंटिस्ट ने अपना एक सिद्धांत दिया था। अब अगर कोई सिद्धांत देते हैं तो उसकी कुछ आलोचना भी होती है, तो इसकी कुछ आलोचना भी हुई थी। आलोचना में ये था कि जो कैम प्लांट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सक्सेलेंट प्लांट्स, सक्सेलेंट जीरोफाइट्स भी कहते हैं। जो कैम प्लांट्स में क्या होता है, क्लोज स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो दिन के समय बंद रहते हैं। स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा, क्योंकि हम साइंस में देखा जाए तो हर जगह पे हमें अपवाद उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, दिन के समय, हमने बताया था कल, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कैसे होते हैं, ये स्टोमेटा दिन में रहते हैं बंद, और रहते हैं रात में, तथा रात्रि में ये कैसे रहते हैं, खुले। तो इस सिद्धांत की यहीं पे अवहेलना हो जाती है, आलोचना हो जाती है कि भाई कैम प्लांट्स में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इस सिद्धांत को हमने यहीं पे खारिज कर दिया कि भाई कैम प्लांट्स है, जिनको हम सक्सेलेंट जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, जिनको हम स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं, वो रात के में तो ओपन रहते हैं और दिन में बंद रहेंगे। दिन में बंद रहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर यहीं पर ये हो जाती है कि भाई ये खुलने और बंद का हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे इसकी अवहेलना हो गई। और गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट निष्क्रिय होता है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो गार्ड सेल्स होती है, आलोचना में गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो निष्क्रिय होता है, प्लास्ट निष्क्रिय।
इनका जो इनकी सेल्स के अंदर गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट था, अभी हम पढ़ते हैं सेकंड इसका सिद्धांत। पहला तो सिद्धांत पढ़ लिया हमने, अब दूसरा सिद्धांत है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी? ये दी थी साइंटिस्ट J.D. सेरे एंड लॉयड, और इसको मॉडिफाइड किसने किया था? स्टेवर्ड ने, मॉडिफाइड बाय स्टेवर्ड। ये साइंटिस्ट था जिसने इसको फिर रूपांतरित किया था। इसमें क्या होता है, इसमें भी इन्होंने दिन और रात के बारे में अलग अलग बताया था। इन डे एंड इन नाइट। एक बार साथ साथ में बनाते रहिए, फिर मैं इसको क्या मॉडिफाइड किया था वो भी हम बताएंगे। दिन में क्या होता है, इन गार्ड सेल स्टार्च होता है। इन गार्ड सेल दिन के समय स्टार्च होता है जो अविलय होता है, मतलब नॉन सॉल्युबल, अविलय। उनमें क्या होगा, स्टार्च के अंदर दिन के समय फॉस्फोराइलेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, G1P लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, और वो कैसा होता है, विलय। विलय या अविलय हम किसके बेसिस पे बताते हैं? हम बताते हैं ये जल के बेसिस पे कि जल में विलय है या अविलय। इसमें क्या हुआ, स्टार्च के अंदर क्या हुआ, फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने काम किया, और कैसे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इस समय सारी अभिक्रिया है, इसका मतलब पीएच बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें मात्रा कम होगी, जिससे क्या बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जैसे ही बना, उसने क्या किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डीपीडी या सेल की ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा, ऑब्वियसली एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस हुआ तो क्या हुआ आगे, सेल कैसे हो गई, टर्जिडिटी इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी आ गई, और टर्जिडिटी आने से क्या होगा, स्टोमेटा हमारे ओपन हो गए। ठीक है, और जब नाइट के समय क्या होता है, नाइट के समय इन गार्ड सेल, नाइट के समय क्या होगा, जो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट जो हमारे डे के समय बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो कि डे के समय बना है, वो क्या करेगा, एक अम्लीय अभिक्रिया। इस समय सारी अभिक्रिया हुई थी, अब होगी अम्लीय अभिक्रिया। अम्लीय अभिक्रिया होगी, और अम्लीय अभिक्रिया में क्या होगा, अगर अम्लीय हो तो पीएच कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या बनेगा, हमारा स्टार्च बनेगा। और स्टार्च बनता है तो स्टार्च के समय क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम होता है तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। और एक्सोऑस्मोसिस से क्या होता है, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के फ्लैसिड होने से क्या होगा, स्टोमेटा हो जाएंगे क्लोज्ड। ये तो दिया था हमारे J.D. सेयर और लॉयड ने, ये दिया था कि भाई दिन के समय में क्या होता है, कि दिन के समय में क्या होगा, जो गार्ड सेल्स होती है वो, उनमें स्टार्च बनता है जो कि एक नॉन सॉल्युबल होता है। स्टार्च में फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन होगी, जो कि सारी अभिक्रिया है, जिसमें क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी।
जिससे बनेगा ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट। जो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट है उसके बनने से क्या होगा, जो गार्ड सेल्स की डीपीडी बढ़ जाएगी, और जब गार्ड सेल्स की डीपीडी या ओपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उनमें एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल्स टर्जिटी हो जाएगी, फूल जाएगी, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। नाइट के समय क्या होगा, जो गार्ड सेल्स है उनमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बना हुआ है उनमें अम्लीय अभिक्रिया होगी, अम्लीय अभिक्रिया, और अम्लीय अभिक्रिया के समय क्या होगा, पीएच लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी नाइट के समय। क्योंकि डे के समय क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम क्यों होती है, कि डे के समय पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वगैरह होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, फिर क्या बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बन गया हमारा स्टार्च। स्टार्च के बनने से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही गार्ड सेल्स में कम होगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, और एक्सोऑस्मोसिस होने से गार्ड सेल सिकुड़ जाएगी, फ्लेसिड फॉर्म में आ जाएगी, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब स्टीवर्ट ने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टीवर्ट्स मॉडिफिकेशन, इसने क्या मॉडिफिकेशन किया था इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। इसने भी दिन और रात में 2 टाइप से बताया था, इन डे एंड इन नाइट। डे में क्या होता है, डे के अंदर इसने बताया था कि जो स्टार्च होता है जो कि अविलेय है, नॉन सॉल्युबल होता है, उसके अंदर इसने भी बताया था कि कौन सी रिएक्शन होती है, फॉस्फोराइलेज रिएक्शन। रिएक्शन होगी जो कि सारी अभिक्रिया है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ मैं। कोज 1 ग्लू प्लस एटीपी फॉस्फोराइलेज। इन डे में हम पढ़ रहे हैं स्टार्च में क्या हो, फॉस्फोराइलेज हुआ, सारी अभिक्रिया हो, जिससे क्या बनेगा हमारा, क्या बनता है इसको स्टेप बाय स्टेप बताया इसने मॉडिफाई करके। इसमें पहले तो बना हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये कैसा था, विलेय सॉल्यूबल था। फिर इसमें कौन सा एंजाइम ने वर्क किया, इसमें म्यूटेज ने वर्क किया, जिससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेटेज एंजाइम ने वर्क करके, फॉस्फेटेज एंजाइम ने वर्क किया, जिससे बना ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल की ओपी इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने से क्या हुआ, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होने से क्या हुआ, गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी बढ़ गई, टर्जिड गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल में टर्जिडिटी बढ़ने से क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गए। ठीक है, ये तो हुआ डे के समय। और अब होगा नाइट के समय, क्या हुआ, ग्लूकोज प्लस एटीपी रिएक्शन करके फॉस्फोराइलेज द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। फिर उसमें क्या हुआ, यहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने वर्क किया, जिससे बना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या हुआ, अम्लीय अभिक्रिया। अम्लीय अभिक्रिया में क्या हुआ, अम्लीय अभिक्रिया होगी तो पीएच कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और ये भी होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा। फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा होगा तो इसमें क्या बनता है, स्टार्च। स्टार्च बनेगा तो क्या करेगा, ओपी, स्टार्च के टाइम ओपी कम हो जाएगा। अगर ओपी कम हो गया तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस होने से क्या होता है बेटा, सेल, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड गार्ड सेल, और गार्ड सेल फ्लैसिड हो गई तो स्टोमेटा क्लोज्ड। ठीक है, एक बार मैं वापस इसको रिपीट करती हूँ पूरा। फर्स्ट वापस हम डे वाला रिपीट करते हैं। डे के समय क्या होता है और नाइट के समय क्या होता है। डे के समय स्टीवर्ट ने जो मॉडिफिकेशन किया वो मॉडिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं।
उन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया था कि भाई गार्ड सेल्स में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, फिर डीपीडी ज्यादा हो जाता है, ओपी ज्यादा होता है, और फिर हमारा एंडोस्मोसिस और ट्रांजिट हो जाती है सेल, और सेल स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जबकि इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन कहा किया, इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है हमारे, मैं बताती हूँ, यहाँ पे भी क्या होता है, स्टार्च होता है जिनके अंदर फॉस्फोराइलेसिस होता है और सारी अभिक्रिया है। सारी अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी पीएच बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ पर ये होने के बाद क्या बनता है डे के समय, ये पूरा एक इनमें मॉडिफिकेशन, यहां से ये वाला पूरा मॉडिफिकेशन है। इनमें क्या हुआ, ग्लूकोज 6 1 फॉस्फेट जो विलय है उनमें म्यूटेज एंजाइम वर्क करेगा। म्यूटेज एंजाइम वर्क करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद उनमें फॉस्फेटेज एंजाइम वर्क करके ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा। जब ग्लूकोज बन जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा तब हमारा ओपी, सेल का ओपी बढ़ जाएगा, और ओपी बढ़ने से एंडोस्मोसिस होगा, और एंडोस्मोसिस होने से सेल टर्जिट हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये पूरी फिनोमिना होगी हमारी डे के समय। और नाइट के समय क्या होगा, नाइट का हम पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा था जो मॉडिफिकेशन से पहले हमने गार्ड सेल, और गार्ड सेल में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट देन स्टार्च बन गया था। जबकि इसमें क्या होगा, ग्लूकोज प्लस एटीपी, जो क्या करेंगे, गार्ड सेल्स के अंदर हो रहा है, ये गार्ड सेल्स के अंदर ही क्या हो रहा है, ग्लूकोज और एटीपी, ये भी पूरे कहाँ हो रही है, ये भी गार्ड सेल्स के अंदर ही हो रही है। गार्ड सेल है, यहाँ पे भी गार्ड सेल है। नाइट के समय गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज और एटीपी रिएक्शन करके फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब वहां पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट गार्ड सेल्स पर डायरेक्ट स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा था। जबकि इनमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज 80 प्लस एटीपी से रिएक्शन करके ग्लूकोज एटीपी के साथ में मिलकर फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जैसे बनेगा, ये आ गया हमारा पीछे वाला स्टेप। अगर यहां से तो यहां तक ये इसमें मॉडिफिकेशन हो गया। फिर इनमें भी वापस क्या होगा, अम्लीय अभिक्रिया होगी फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा हमारा, पीएच कम हो जाएगा जिससे स्टार्च बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर ज्यादा होगी। स्टार्च बनते ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से एक्सोस्मोसिस होगा, और एक्सोस्मोसिस होने से गार्ड सेल के अंदर फ्लेसिडिटी आएगी, गार्ड सेल सिकुड़ जाएगी और स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ये था इसका स्टेवर्ट के थ्रू जो मॉडिफिकेशन है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड है हाइपोथेसिस। एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस, ये किसने दी थी, ये दी थी बाय लेविट ने। ये साइंटिस्ट था लेविट जिसने ये दिया था। इसने भी अलग अलग बताया था दिन के अंदर क्या होता है, इन डे एंड इन नाइट। फर्स्ट हम डे के बारे में पढ़ते हैं। डे के टाइम क्या होता है गार्ड सेल्स के अंदर, सबसे पहले इन डे गार्ड सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैप में, ठीक है। और ये पैप जो है आगे जाके ग्लूकोज से जो पैप बना है, ये पूरा हो रहा है इन डे। जो पैप है वो पैप बनता है आगे जाके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, जो कि यहां पर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या होगा आगे, जब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने के बाद आगे हमने बताया कि भाई डे के अंदर क्या क्या हो रहा है भाई। जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा वो आगे क्या बनाएगा, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड आगे दो चीजें बनाएगा। एक तो बनाएगा मैलेट आयन, और दूसरा बनाएगा प्रोटोन आयन बढ़ जाएंगे गार्ड सेल में, ठीक है। इनमें प्रोटोन बढ़ जाएगा, इनमें क्या होगा, इंटरचेंज होगा,
आयन एक्सचेंज, यहां पर क्या होगा, आयन एक्सचेंज बाय साइटोकाइनिन, जिससे क्या बनेगा, पोटेशियम, जो कि एक एसेसरी सेल है। फिर इससे आगे क्या बनेगा हमारा, पोटेशियम मैलेट, ये दो चीजें बनती है, जिससे क्या बनता है हमारा, जो बनाता है पोटेशियम मैलेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेशियम मैलेट, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस हुआ है तो क्या होगा, सेल टर्जिड हो गई है, गार्ड सेल में टर्जिड गार्ड सेल, टर्जिड गार्ड सेल है तो स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, नेक्स्ट होगा नाइट के टाइम में क्या होता है, नाइट के टाइम में गार्ड सेल्स के अंदर, इन गार्ड सेल्स जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन के कारण गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती तो वो क्या करता है, एब्सिसिक एसिड को एक्टिवेट करता है। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन की तरह होता है। एब्सिसिक एसिड जब एक्टिवेट होता है नाइट के टाइम, जो एब्सिसिक एसिड है वो एक्टिवेट होता है, जिससे क्या बनता है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन बनेगा। वो क्या करेगा, ये प्रोटॉन कहाँ बनते हैं, बाहर की जो एसेसरी सेल्स होती है, प्रोटॉन बनता है एसेसरी सेल में, और एसेसरी सेल में जो प्रोटॉन बनता है, सब्सिडरी सेल या एसेसरी सेल होती है जिनमें प्रोटॉन बनेगा, इसीलिए हमने इसको एसी लिखा, एसेसरी सेल। ये बनता है मैलिक एसिड, जो कि गार्ड सेल्स में बनती है उसकी प्रेजेंस में, जिससे प्रोटॉन और इनका मैलिक एसिड, जो गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड है उसकी वजह से गार्ड सेल और एसेसरी सेल के बीच में पोटेशियम और प्रोटॉन का, पोटेशियम एंड प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, जिससे बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बनने से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, और एक्सोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, जो सेल है वो फ्लैसिड फॉर्म में चली जाएगी। फ्लैसिड गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल अगर फ्लैसिड हो गए तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज्ड, और स्टोमेटा क्लोज है, इसका मतलब यहां पर वाष्पोत्सर्जन बंद, वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं, और जनरली रात के समय वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है, सर्जन बंद। ठीक है, और ये जो परिकल्पना, ये सबसे आधुनिक और सर्वमान्य परिकल्पना है, सबसे आधुनिक व सर्वमान्य परिकल्पना है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करते हैं क्या होता है। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस दी थी लेविट ने, और ये सबसे सर्वमान्य और सबसे आधुनिक परिकल्पना है। ठीक है, इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो गार्ड सेल्स होती है उनके अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पैप में, और ये पैप आगे किस में कन्वर्ट हो गया है, पैप कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में, क्योंकि डे के समय कार्बन डाइऑक्साइड होती है काफी, कार्बन डाइऑक्साइड डे के टाइम भी होती है, नाइट में भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। मॉलिक एसिड में दो चीजें बनेगी, एक तो मैलेट आयन और एक बनेगा प्रोटोन, और गार्ड सेल्स के अंदर तो होगा प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और एसेसरी सेल जो जिनको हम सब्सिडरी सेल बोलते हैं, बाहर की जो सहायक कोशिकाएं होती है, उनमें पोटेशियम आयन, दोनों में आयन एक्सचेंज होगा। ये किसकी वजह से होता है, साइटोकाइनिन के कारण। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रोमेटा के ओपन होने के लिए साइटोकाइनिन आयन भी रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर साइटोकाइनिन आयन है तो स्ट्रोमेटा में साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन है, सॉरी, जो स्ट्रोमेटा ओपन होने के लिए साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन की वजह से स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, तो होता क्या बेटा, जो गार्ड सेल है उनके अंदर तो क्या होता है, प्रोटोन आयन होते हैं, और
और पोटेशियम आयन होते हैं SS3 सेल्स के अंदर। जो सहायक कोशिका होती है, ये होती है द्वार कोशिका और ये बाहर की जो सहायक कोशिका, इनमें आयन एक्सचेंज होता है जिससे क्या बनता है पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट की वजह से क्या होता है गार्ड सेल्स के अंदर ओपी बढ़ जाएगी जिससे एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होने से सेल टर्जिटेट हो जाएगी और टर्जिट होने से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है। और नाइट के समय क्या होता है, नाइट के समय जो गार्ड सेल्स होती है उनमें रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि नाइट के समय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती है और अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं यूज नहीं होगी, इसलिए रेस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड के एक्टिव होने से क्या होगा, जो SS3 सेल्स है उनके अंदर पोटेशियम, SS3 सेल्स के अंदर प्रोटॉन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी जिससे गार्ड सेल और गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन की, और मैलिक एसिड जो कि गार्ड सेल्स के अंदर बना हुआ है उसकी वजह से वो क्या करेगा आयन एक्सचेंज करवाएगा और इसके थ्रू इस वजह से क्या होगा गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड बनेगा बहुत ज्यादा मात्रा में और मैलिक एसिड बनने से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस से सेल फ्लैसिड फॉर्म में चली जाएगी गार्ड सेल्स और जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और वाष्पोत्सर्जन भी बंद हो जाएगा। यह सबसे आधुनिक और सर्वमान्य परिकल्पना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरी परिकल्पना। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ हाइपोथेसिस है कैल्शियम एब्सिसिक एसिड सेकेंडरी मैसेंजर हाइपोथेसिस। और ये किसने दी थी, डी सेल्वा ने। ये दी थी हमारे साइंटिस्ट डी सिल्वा ने ये दी थी हाइपोथेसिस। इन्होंने बताया था कि एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटा बंद होते हैं और यही आधुनिक परिकल्पना है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, एब्सिसिक एसिड की वजह से इन्होंने बोला कि भाई जो एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड की उपस्थिति की वजह से, उपस्थिति से क्या होता है स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे। ठीक है, और ये आधुनिक परिकल्पना में भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट परिकल्पना है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पांचवी परिकल्पना पढ़ते हैं, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी, साइंटिस्ट जिटिक ने। ठीक है, इसने क्या बताया था, इसने एक रिएक्शन बताई थी, जिटिक ने एक रिएक्शन करी थी। वो देखिए, जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है जो कि 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है रूबिस्को एंजाइम, जिसमें क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे 3 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है प्लस ग्लाइकोलेट बनता है। और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये आगे क्या करेगा, ऑस्मोटिक, इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी आएगी, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। और गार्ड सेल में टर्जिडिटी से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, और यहाँ पे कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, एंजाइम के बारे में बताते हैं। रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम एक रूबिस्को एंजाइम में कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों एक्टिविटी होती है।
फोटो रेस्पिरेशन। एक बार इसको रिएक्शन को वापस बताती हूँ। जो RuBP होता है, रूबिस को बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, उस कंपाउंड से ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगी और एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, रूबिस को। ये एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम वर्क करेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा जिससे 3 PGA के मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लाइकोलेट बनेगा। जो 3 PGA होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है। उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाएगी। गार्ड सेल के टर्जिट होने से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। जिटिक ने क्या बताया था, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसके द्वारा जो ग्लाइकोलेट बढ़ता है जिससे गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल में वाटर एंटर होगा और रंध्र खुल जाएंगे। ठीक है। एक और अन्य परिकल्पना है, अन्य परिकल्पना या अन्य हाइपोथेसिस वो है मैलेट स्विच हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस। ये दी थी गिवन बाय बाउलिंग, ये दी गई थी गिवन बाय बाउलिंग के थ्रू दी गई थी। बाउलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने ये दी थी। ये बताया, ये किस में काम किया था इन्होंने, इन सक्सिलेंट जीरोफाइट, यानी कि जो कैम्प प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये परिकल्पना दी गई है। जो सक्सिलेंट जीरोफाइट्स कैम्प प्लांट्स के लिए ये वाली हाइपोथेसिस दी गई है। क्योंकि कैम्प प्लांट्स में क्या होता है, स्केटो एक्टिव स्टोमेटा होता है और जो स्केटो एक्टिव स्टोमेटा होता है वो नाइट के समय ओपन रहते हैं और डे के समय क्लोज रहते हैं। इसलिए एक नई हाइपोथेसिस दी गई है। नाइट में और डे का अलग अलग बताते हैं हम। नाइट के समय क्या होता है, नाइट के समय जो गार्ड सेल्स होती है उनमें नाइट के समय मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड क्या करता है, मैलेट बनाता है। मैलेट बनाएगा और मैलेट क्या बनाएगा, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल्स में क्या होगा, टर्जिडिटी आएगी, गार्ड सेल्स फूल जाएगी, जिससे क्या होगा, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, नाइट के समय। और डे के समय क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने पर एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड एक्टिव होगा जिससे मैलिक एसिड बनेगा और मैलिक एसिड की वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कम होगा एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड और गार्ड सेल जैसी फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज्ड। ठीक है, ये पूरी फिनोमिना होती है। एक अन्य परिकल्पना है जिसके बारे में हमने बताया है, वापस एक बार इसको रिपीट करते हैं। अन्य परिकल्पना है जो मैलेट स्विच हाइपोथेसिस है, जो दी गई थी बाउलिंग साइंटिस्ट के थ्रू। इन्होंने बताया था इन नाइट्स के अंदर और इन डेज के अंदर। नाइट के अंदर क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होती है उनमें मैलिक एसिड बनता है, जो मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट में कन्वर्ट होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे एंडोस्मोसिस होगा और एंडोस्मोसिस से क्या होगा, गार्ड सेल एंडोस्मोसिस यानी कि गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर किया है और जैसे वाटर एंटर होगा तो एंटर होने से क्या होगा, टर्जिट से सेल में टर्जिडिटी आ जाएगी, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और दूसरा, डे के टाइम में क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर जो हम बता रहे सक्सिलेंट प्लांट्स के अंदर, ये हम बता रहे कैम्प प्लांट्स में, कैम्प प्लांट्स के अंदर हम बताते हैं कि नाइट के समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं। इसलिए ये पूरी फिनोमेना नाइट के समय इसमें स्टोमेटा ओपन होता है, इसलिए नाइट में बताया गया। और डे के समय इनमें स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो कैसे क्लोज होते हैं, डे के समय क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे एब्सिसिक एसिड एक्टिव होगा जो मैलिक एसिड बनाएगा। और मैलिक एसिड क्या करता है, मैलिक एसिड की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही कम होगा, गार्ड सेल्स में से वाटर बाहर निकलना शुरू होगा, जिसमें एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम्हें इस टॉपिक के रिलेटेड तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, और जो भी पढ़ा रहे रोज रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।